सो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एट स्टॉक एक्सचेंज। कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो स्टॉक मार्केट में ऑपरेशंस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, डील करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट वन, ब्रोकर्स। बहुत इजीली समझ में आता है। ब्रोकर कौन है? जो एक पब्लिक या जिसको मैं कहूंगी कि इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में लिंक बनाता है। पर ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट आएगा जॉबर। उसका काम भी यही है, कंपनी और पब्लिक के बीच में लिंक क्रिएट करना। पर दोनों में डिफरेंस क्या है मैं अभी बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ब्रोकर जो होता है ना, वो आप वो इन्वेस्टर सारे, जो ब्रोकर होता है वो आपके बिहाफ के ऊपर शेयर्स को खरीदता है और ट्रेडिंग करता है। मैं अंडरलाइन भी कर रही हूँ क्योंकि ये डिफरेंस भी आ सकता है और दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, जॉबर और ब्रोकर होते कौन है, तो इसलिए बता रही हूँ। ब्रोकर्स जो है वो मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, ये तो पता ही है हमें। वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, देन वो डील कर पाते हैं मार्केट में। दूसरी बात, उन्होंने लिखा है जो वो बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज, वो ऑन द बिहाफ ऑफ आउटसाइडर्स करते हैं हु आर नॉट द मेंबर्स। मतलब जैसे इन्वेस्टर्स आप लोग हो, आप मेंबर थोड़ी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के, बट इन केस यू वांट टू डील, आप सेल परचेज करना चाहते हो, तो आपके बिहाफ के ऊपर वो शेयर्स को खरीदेंगे या बेचेंगे, मतलब आपकी डीलिंग कर रहे हैं विद कंपनी। अब आगे लिखा है वो क्या चार्ज करते हैं इसके लिए, ब्रोकरेज कमीशन चार्ज करते हैं। जैसे अंडरराइटर कमीशन चार्ज करते हैं ना, उसी तरीके से ब्रोकर जो होते हैं वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, या जिसको हम कमीशन कहते हैं वो चार्ज करते हैं आपके लिए, क्योंकि फ्री में तो वो काम करेंगे। आगे इन्होंने लिखा है ब्रोकर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटीज एज डिमांडेड बाय द इन्वेस्टर। क्योंकि मेरे बिहाफ के ऊपर या आपके बिहाफ के ऊपर, हम लोग इन्वेस्टर हैं, हमारे बिहाफ के ऊपर उन्होंने कोई ट्रेडिंग करनी है, तो वहां पे इसलिए लिखा है कि अगर हमारे बिहाफ के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज भी वही परचेज करेंगे जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जो हम खरीदना चाहते हैं, जिसमें हम लोग डील करना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ब्रोकर क्या होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, वो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बट वो हमारे बिहाफ के ऊपर करते हैं, और वही सिक्योरिटीज वो परचेज करते हैं, उन्हीं सिक्योरिटीज में डील करते हैं जो हम लोग डिमांड करते हैं, और लास्ट में उनको इसके बदले में क्या मिलता है, ब्रोकरेज और कमीशन। अब आते हैं जॉबर्स। जॉबर्स मैंने आपको पहले बताया कि जॉबर्स जो होते हैं उनका काम भी क्या है, बाय और सेल करना सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में, और वो भी मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। पर एक डिफरेंस है, एक इकलौता डिफरेंस है यहाँ पे। जो आपके ब्रोकर्स थे वो इन्वेस्टर के बिहाफ के ऊपर शेयर्स को परचेस करते थे। अब जो जॉबर आपने शेयर्स को खरीदते हैं वो अपने खुद के बिहाफ के ऊपर खरीदते हैं, वो किसी के बिहाफ के ऊपर शेयर नहीं खरीदते। पर आप फिर बोलोगे कि अगर वो अपने बिहाफ के ऊपर शेयर खरीद रहे हैं तो वो कैसे लिंक क्रिएट करते हैं दोनों में। ध्यान से सुनिएगा, जो जॉबर्स होते हैं वो कंपनी से शेयर्स को खरीदते हैं अपने बिहाफ, मतलब अपने लिए, खुद के लिए। जब प्राइस बढ़ जाता है वो उनको बेच देते हैं, और वही डिफरेंस इन प्राइसेस में डील करते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। खुद चीज खरीदी 10 रुपए की, आगे बेच दी 20 रुपए की, फिर प्रॉफिट कमा लिया उसमें से। ये जॉबर्स का काम है। ठीक है, चाहे वो कंपनी के शेयर अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स तक पहुंचाते हैं, पर वो अपना प्रॉफिट निकाल के, उनके बदले में इनको कमीशन ही मिलता है, यही प्रॉफिट इनका अल्टीमेटली कमीशन है। ठीक है, क्योंकि आपको डिफरेंस आएगा तो ये 3 पॉइंट अलग से बन चुके हैं, आप लिख लेना। आगे लिखा है जॉबर्स कैन नॉट ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइडर, ब्रैकेट में डाल लीजिए इन्वेस्टर्स, उनके बिहाफ के ऊपर कोई काम नहीं करते। और लास्ट में लिखा है इनको तारावानी वालास कहते हैं, इसको इनसर्कल कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन आता ही ये है कि तारावानी वाला क्या होते हैं, उनमें ये नहीं लिखा होता कि जॉबर्स क्या होते हैं, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। अब आते हैं बुल्स के ऊपर। अगर बुल की बात करूं तो इसका ट्रांसलेशन आपको पता है, इसको सांड कहते हैं, और इसको एक और वर्ड से बुलाया जाता है, प्लीज इसको इनसर्कल करिए क्योंकि पेपर में ये आता है ज्यादा, तेजी वाला। और यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए इसको क्या कहते हैं, मंदी वाला, नॉट मंडी वाला। ठीक है, सो मेक श्योर तेजी वाला और मंदी वाला ये दो होते हैं। दोनों की पहले कहानी बताऊंगी, फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो बुल होता है ना, जो सांड होता है, वो अगर अपने शिकार को मारता है ना, वो हमेशा ऊपर सींगों पे उठा के, हॉर्न्स के ऊपर उठा के ना उसको नीचे फेंकता है। जो बियर होता है ना, वो अपने सिर से दबा देता है, किसी अपने भी, जिसको भी विक्टिम है, जिसको भी शिकार करना है उसने, उसको दबा देता है। कहते हैं जो आपके यहाँ पे ट्रेड करते हैं लोग, उनका भी थोड़ा क्राइटेरिया सेम ही रहता है, इनके साथ उनका थोड़ा सेम इनको फॉलो करते हैं वो। जैसे जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं इन केस ऑफ बुल्स, ये थर्ड पॉइंट की बात कर रही हूँ, वो कब परचेज करते हैं सिक्योरिटीज, जब प्राइस डाउन होते हैं।
जब डाउन होते नीचे से उठाते हैं शेयर प्राइसेस को, और ऊपर जब चढ़ जाते हैं प्राइसेस तब बेच देते हैं। सिंपल सी बात, मतलब जैसी बुल के फीचर्स हैं उनके ट्रेड्स और तेजी वाला के ट्रेड्स सेम है। फर्स्ट लाइन पढ़ूंगी, तेजी वाला is an operator who expect to rise in prices of security in future, जो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, और वो क्या करते हैं आज, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले, तो आप क्या करोगे? सब बच्चे अपने दिमाग में सोचिए कि आपको पता चल रहा है अगले महीने ना प्याज टमाटर इनके प्राइसेस बढ़ जाने हैं, तुम आज खरीद लोगे ना सारी चीजें। यही ये लोग करते हैं, इनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाने, ये ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं, बल्क में परचेजेस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जब ये ज्यादा परचेजेस करेंगे तो उसकी वजह से क्या होएगा, प्राइस अल्टीमेटली अप चले जाएंगे। जब ऊपर प्राइस चढ़ गए, एकदम से प्राइस हाई हो गए, शेयर्स को बेच देंगे, प्रॉफिट कमा लिया। और जो बियर्स होते हैं ये इसके अल्टीमेटली उल्टा होते हैं। बियर कैसे मारता है लोगों को, नीचे दबा के। और ये जो मंदी वाला होता है ये भी ऐसा करते हैं, जब भी प्राइसेस इनको लगता है ना वो प्राइसेस हाई हैं, ये शेयर्स को बेच देते हैं, ताकि ये सोच में है फ्यूचर में जब प्राइस कम होएगा, डाउन होएगा, एट दैट टाइम दे विल परचेज सिक्योरिटीज। इनका थोड़ा उल्टा सिस्टम रहता है। सो दोनों का काम, मतलब आप ये सोचिएगा, बुल ऊपर लोगों को मारता है ना, तो यानी कि ये ट्रेड तब करेंगे, लिख लो पंजाबी हिंदी में, ये ट्रेड तब करेंगे जब शेयर के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ये यही एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस क्या हो, हाई हो। बियर लोगों को दबा के मारता है, इसलिए मंदी वाला हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस फ्यूचर में डाउन ही जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? एक एक लाइन को अब ट्रांसलेट करूंगी, ध्यान से सुनते जाना, एंड में हम लोग डाउट्स ले लेंगे। तेजी वाला ऑपरेटर है जो एक्सपेक्ट करते हैं प्राइसेस सिक्योरिटी के फ्यूचर में क्या होने हैं, बढ़ने हैं। एंटीसिपेशन में कहते हैं यही अजम्पशन के बेसिस के ऊपर वो आज ज्यादा शेयर्स को परचेज कर लेंगे, इस इंटेंशन के साथ, ये सोच के कि फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ेंगे तो हम उन चीजों को बेच देंगे। ही बीइंग अ स्पेकुलेटर, तो ये सट्टेबाजी तो कर रहा है, वो आज परचेजे है क्योंकि उसने फ्यूचर में इसको बेचना है। ही हैज नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी, उसको कोई लेना देना नहीं मेरे को डिलीवरी मिले या ना मिले, वो सिर्फ किस में डील करता है, डिफरेंस इन प्राइसेस में। अब इसलिए इन्होंने लिखा है कि इसको बुल स्पेकुलेटर क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ रिजेम्बलेंस ऑफ हिज बिहेवियर विद द बुल। जैसे वो लोगों को ऊपर मारता है, ये भी कब ट्रेड करेगा, एंड वाली डील कब करेगा, जब प्राइस बढ़ जाएंगे। अ बुल टेंड्स टू थ्रो हिज विक्टिम अप इन द एयर, जैसे मैंने अभी बोला। सिमिलरली अ बुल स्पेकुलेटर ट्राई टू राइज द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बाय प्लेसिंग बिग परचेजेस ऑर्डर, जब वो एकदम से परचेज ऑर्डर उसने ज्यादा किए, आज मेरे को प्राइस कम लगे, आज मैंने ज्यादा परचेज कर लिए, एकदम से लोगों की डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो गई, जब डिमांड बढ़ी प्राइस ऊपर चले गए, जब प्राइस ऊपर गए मैंने बेच दिए, ये काम किया उन्होंने। तो कहते हैं इस ट्रेंड को हम क्या कहते हैं, बुलिश मार्केट। तो बुलिश मार्केट को भी सर्कल कर लो, पेपर में समटाइम्स ऐसे भी आ जाता है कि बुलिश मार्केट होती क्या है। आई होप तुम लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं बियर के ऊपर। अब ये स्पेकुलेटर ने क्या, मैंने बोला था इसका कंक्लूजन क्या है, कब ट्रेड करेगा, इसका मुद्दा क्या है, इसने प्राइसेस को गिराना है, जब प्राइस डाउन आएंगे तब ये सारी ट्रेडिंग करेगा। तो यानी कि स्टार्ट कब करेगा, जब प्राइसेस अप है। तो स्टार्ट करते हैं, मंदी वाला स्पेकुलेटर वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस फॉल ही होने हैं फ्यूचर में, तो वो सिक्योरिटीज आज, क्योंकि फिर फ्यूचर में प्राइस डाउन जाने वाले, आज मान लो मेरे पास गोल्ड पड़ा है, मुझे पता है अगले महीने ना गोल्ड का प्राइस ना 60,000 से ना 30,000 आ जाना है, तो मेरे को लगेगा ना कितना नुकसान होने वाला है, तो मैं आज क्या करूंगी, आज के टाइम के ऊपर शेयर प्राइसेस को सेल कर दूंगी, एंड सेल सिक्योरिटी एट प्रेजेंट विद द व्यू टू परचेज देम एट लोअर प्राइस इन फ्यूचर। तो मुझे ये लगेगा कि आज के टाइम के ऊपर जो मेरे पास सोना पड़ा है मैं बेच देती हूँ, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस गिर जाना है, मेरे को तो नुकसान होना है, इस चक्कर में वो चीजों को बेच देगा। A bear does not have securities at present, वही उसके पास डिलीवरी तो होती नहीं है, वो सिर्फ एंटीसिपेट करता है कि प्राइसेस राइज करने हैं या लो होने हैं। He will supply them by purchasing at lower price in future, तो फ्यूचर में वो कम प्राइस के ऊपर शेयर्स को खरीद के उनको बेच देगा। यहाँ तक सेम है, वही जैसे कि इसका भी विक्टिम की तरह सेम है, वो भी ग्राउंड पे लोगों को मारता है, बुल ऊपर मारता था एयर में, तो ये कहते हैं इनके भी सेम रिजेम्बलेंस है उनके साथ। When the bear speculator ऑपरेटर स्टार्ट सेलिंग द सिक्योरिटी, अब एकदम से आप शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होएगा, द बेयरिश प्रेशर ग्रेजुअली फोर्सेस डाउन प्राइसेस, तो एकदम से क्योंकि लोगों ने अपनी चीजें बेचनी स्टार्ट कर दी है, इतना ज्यादा सप्लाई हो जाएगी कि प्राइस डाउन आ गए,
जो आप चाहते थे वही हो गया, प्राइस डाउन आ गए तो अब आप क्या करोगे, शेयर्स को वहां से खरीद लोगे, तो इसको कहते हैं बियर्स मार्केट। अगर मुझे 2 लाइनों में बताना हो कि बुल और बेयर क्या होता है, मैं ये बताऊंगी कि बियर्स तब ट्रेड करते हैं, यानी कि वो चाहते क्या है कि प्राइसेस डाउन जाए, बुल चाहते हैं प्राइसेस अप जाए। अब उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, प्राइस अप करने के लिए वो शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, और प्राइसेस डाउन जाए इसके लिए शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देंगे। ये लाइन मेरी याद रखना, ठीक है। अब आते हैं स्टैग। अब ये मंदी वाला, तारावानी वाला, ये सब हमने कर लिया। अब आते हैं स्टैग। स्टैग होते क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब स्टैग जो होते हैं ये भी स्पेकुलेटरी होते हैं। हाँ, जो काम कर रहे हैं ना ब्रोकर को छोड़ के, वो सारे स्पेकुलेटरी हैं, सट्टेबाजी करने वाले हैं सारे लोग, प्राइजेस में डील करने वाले हैं, प्रॉफिट कमाने वाले हैं। ही अप्लाइज फॉर शेयर इन न्यू कंपनीज। जो नई कंपनीज होती हैं ये उनके शेयर्स में ही हमेशा अप्लाई करते हैं, ताकि उनके शेयर्स को खरीद के ना ये उनको प्रीमियम के ऊपर बेच दें। प्रीमियम समझते हो ना सारे, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए के ऊपर बेचना, और ये 2 रुपए का डिफरेंस इनका क्या है, प्रॉफिट है। तो यही ये काम करते हैं। इनको अलॉटमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं। आगे एक आधी लाइन लिखी होगी, बिफोर टेकिंग अलॉटमेंट ये पहले शेयर्स को बेच देंगे। He select those companies whose shares are more in demand, जिनके शेयर डिमांड में हैं उन कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, और उसके बाद क्योंकि उनकी डिमांड है तो इसलिए उनको प्रीमियम पे बेच देते हैं। He sell the share before being called to pay allotment। लिख दिया ना उन्होंने आगे कि एप्लीकेशन मनी पे करी, आपको अलॉटमेंट मिल गई, इससे पहले कि आप अलॉटमेंट मनी पे करो उससे पहले ही आप शेयर्स को बेच दोगे एट प्रीमियम। अब ये कहते हैं इंडल्ज नहीं होते सेल परचेज में, बुल बेयर की तरह ये नहीं इंडल्ज होते, ये पहले ही सारी अपनी ट्रेडिंग कर देते हैं। सिर्फ इनको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट कमाना है इन्होंने। ही अप्लाइज फॉर लार्ज नंबर ऑफ शेयर, ताकि अगर शेयर्स कम भी पड़ गए तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में इनको प्रो राटा अलॉटमेंट हो जाए। मुझे लगता है कि शेयर मार्केट चैप्टर, शेयर कैपिटल चैप्टर ध्यान से किया तुमने, ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आता है कि अगर शेयर्स 10,000 है तो 12,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, क्या करते हो तुम लोग, या रिफंड कर देते हो या प्रो राटा कर देते हो। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स में ये अप्लाई कर देते हैं ताकि कम से कम शेयर्स तो इनको अप्लाई हो जाए। और लास्ट में आता है लेम डक। आप बोलोगे हम सारे पशु पक्षी पढ़ रहे हैं इधर, तो ये भी लेम डक है, इनकी भी रिजेम्बलेंस लेम डक की तरह है, जैसे वो वाटरफाउल में स्ट्रगल करती है ना डक, अब यहाँ पे भी ये पर्सन स्ट्रगल करता है। 2 लाइनों में समझाऊंगी इसका मीनिंग। कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ कमिटमेंट कर दी कि 2 महीने बाद ना मैं रिलायंस कंपनी के शेयर तुम्हें 200 रुपए पे बेचूंगी, उसके शेयर के प्राइस 200 आए नहीं 2 महीनों में, वो तो 500 शेयर रुपीस जा रहा है। मैं कैसे शेयर्स को अरेंज करूं, कैसे तुम लोगों को बेचूं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कमिटमेंट कर दी है, शेयर मेरे पास है नहीं, मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ शेयर, कहाँ से खरीदूं या कहाँ पे बेचूं, कैसे लॉस को, इतना लॉस हो जाएगा अगर मुझे ना शेयर्स मिले। ये लेम डक है। अंडरलाइन कर लीजिए, फर्स्ट लाइन में क्लियर किया है। व्हेन अ बियर फाइंड इट डिफिकल्ट टू फुलफिल हिज कमिटमेंट, जब उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि जो कमिटमेंट उसने करी है वो नहीं फुलफिल कर पा रहा, वो स्ट्रगल करता है लाइक अ लेम डक, जैसे वाटरफॉल में वो वहीं पे घूमती रहती है ना डक, उसी तरीके से वही करता है ये। सो जो बेयर स्पेकुलेटर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, सॉरी, अ बेयर स्पेकुलेटर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सिक्योरिटी एट लेटर डेट, जैसे वो बोलता है कि वो सेल करेगा सिक्योरिटीज आपको 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद मैं 100 रुपए के ऊपर ही शेयर्स बेचूंगी, पर मुझे पता चला कि शेयर के प्राइस तो 200 हो गए हैं, तो मैं 100 रुपए के ऊपर क्यों बेचूं, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ू या मैं नुकसान अपना झेलूं। तो इसीलिए लिखा है ऑन द अपॉइंटेड डेट he is not able to get security as the holder are not willing to part with them। वो नहीं बेचना चाहते, उसके पास नहीं है सिक्योरिटी, उस केस में वो कंसर्न्ड फील करेगा। अगर वो ट्रांजेक्शन को डन करवा भी देगा तो उसको क्या होने वाला है, लॉस। ये होता है लेम डक। जिसने कमिटमेंट करी है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, चाहे बेचनी है चाहे उसने खरीदनी है, वो दोनों कमिटमेंट नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, सो ये हमारे हैं लेम डक।